हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है निभा पीसीएस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 7 का एनालिसिस करेंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम जीके, जीएस और करेंट अफेयर को अपडेट करके इस सेट में एनालिसिस करते हैं। इससे पहले 6 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वह एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और जीके जीएस ऐसा सेक्शन है दोस्तों कि जितना बार इसको रिवीजन कीजिएगा, जितना बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सुनिएगा, उतना जल्दी रटा जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा सब सेट को देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पूरे भारत में छावनी बोर्डों के नागरिकों को नगर पालिका संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये 2021 का करेंट अफेयर है। ई छावनी पोर्टल जो है वह भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो लखनऊ से सांसद है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री भी रह चुके हैं तथा वह बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम कब गढ़ा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा है, यूनाइटेड नेशन, वह नाम कब गढ़ा गया? तो अगर नाम गढ़ने की बात आएगा तो 1 जनवरी 1942 को इसका नाम गढ़ा गया था। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, उनके राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन जी रूजवेल्ट। इन्हीं के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र ओनली अगर पूछे तो 1 जनवरी 1942 ये नाम फ्रैंकलिन जी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। इसी का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है और सबसे नया सदस्य साउथ सूडान है, जिसको हम लोग दक्षिणी सूडान कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा। WTO इसको बोलते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो भारत का प्रथम मेट्रो रेलवे कलकत्ता मेट्रो रेलवे है, जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। कलकत्ता मेट्रो जो है दोस्तों, वह इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था और वही इस मेट्रो का उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जीके जीएस आप रास्ते चलते हुए सुन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह सुनने और जितना बार सुनिएगा उतना जल्दी रटाएगा आपका, याद रखिएगा। और मेट्रो रेलवे का अगर इतिहास के बारे में दोस्तों जाने थोड़ा सा, तो जानते हैं कि प्रथम मेट्रो रेल कलकत्ता था, जिसका उद्घाटन 1972 में हुआ था और 2010 में इन्होंने रेलवे के 17वें जोन के रूप में शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा कि इसका उद्घाटन 1972 में हुआ था और यह 2010 में रेलवे के 17वें जोन के रूप में शामिल हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बोल देती हूँ दोस्तों, लिख नहीं पाती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग होता है दोस्तों, उसका रख रखाव का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर राजमार्ग की बात करें तो राजमार्ग को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा होता है राजकीय राजमार्ग, तीसरा होता है जिला राजमार्ग और चौथा होता है ग्रामीण राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है उसका देख रेख का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार करती है। और दूसरा होता है राज्य राष्ट्रीय मार्ग। तो राज्य जो होता है स्टेट लेवल पर, तो उसका काम देखने को करता है राज्य सरकार करती है। और तीसरा जो हमारा होता है जिला राजमार्ग, उसका भी देखरेख राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और चौथा होता है ग्रामीण राजमार्ग, जो कि राज्य सरकार की एक छोटी इकाई ग्रामीण स्तर पे, जिसे मुखिया, जिला परिषद, ये लोग के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमांत राजमार्ग बनाया जाता है, तो सीमांत जो राजमार्ग होता है वह सीमावर्ती क्षेत्रों में बनता है, जिसके देखरेख करने का काम सीमा संरक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग सीमा संरक्षण संगठन कहते हैं। उसकी स्थापना 1960 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया? तो 11वीं जो हमारा पंचवर्षीय योजना था वह 2007 से, याद रखिएगा, 2012 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के आयु के जो उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना था। यानी जो भी 18 से 23 आयु वर्ग के लोग हैं, उनको उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में नामांकन का वृद्धि करना, यही इसका लक्ष्य था। इसमें टोटल 60 सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए लक्ष्य किया गया था, सहायता प्रदान किया गया था। अगर हम बात करें कि योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना को रेगुलेट किया जाता था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, जबकि नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जीईओ जो होता है उसको हम लोग जियो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑर्बिट कहते हैं। यह जो ऑर्बिट होता है, इसमें संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। संचार उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल सलार डी यूनी है।
यह जो विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है वह बोलीविया में है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 35-56 मीटर है। यह जो विश्व का सबसे बड़ा नमक का पठार है सलार डी यूनी, यह इंडीज पठार पर फैला हुआ है। बोलीविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन का स्थल भी यही है, तो इतना याद रखिएगा। ये तो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व की सबसे हल्की ऊन शाहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? तो शाहतूत ऊन जो है वह तिब्बती मृग से प्राप्त किया जाता है। भेड़ से भी प्राप्त किया जाता है दोस्तों, खरगोश से भी प्राप्त किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन जो है वह काफी हल्की और चमकदार होती है और काफी ज्यादा मुलायम होती है। वह पश्मीना नामक बकरी से प्राप्त किया जाता है, जो यह बकरी जो है अधिकांशतः जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लामा जनजाति के द्वारा पाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में है? तो उगादि उत्सव जो है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है और यह एक फसल के नया फसल के होने के खुशी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो असम में बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु? तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो इसको याद रखिएगा। कार्बन का 6 अणु होता है, हाइड्रोजन के 12 अणु होता है और ऑक्सीजन का 6 अणु होता है, तो कार्बन का 6 अणु होता है। एक बहुत ही फेमस है, चीनी का रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आप लगे हाथ याद रखिएगा। C12H22 और O11। इसमें कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22 अणु और ऑक्सीजन के 11 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो मणिपुरी जो है वह भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसी का एक हिस्सा है। तो मणिपुरी नृत्य में कृष्ण और गोपी की जो कहानी है और उन पर आधारित जो प्रसंग है उसी का चित्रण किया जाता है। इसको याद रखिएगा कि कौन कौन है। तो टोटल शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो आपका असम का सतारिया है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है और केरल का आपका मोहिनी अट्टम है और कथकली है। उत्तर भारत का आपका कथक है जो विशेषकर यूपी में होता है, तो ये सब फेमस है जिसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? तो लेंस सूत्र का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, इसको याद रखिएगा। जिसमें f फोकस दूरी होता है, v आपका वस्तु की दूरी होता है, u आपका प्रतिबिंब होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी भी वस्तु की दूरी वस्तु के ध्रुव से मापी जाती है। अवतल लेंस जो है दोस्तों उसका उपयोग हम लोग निकट दृष्टि को दूर करने के लिए करते हैं और उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। तो ये सभी इसका एप्लीकेशंस है, तो याद रखिए। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगर हम बात करें 1857 की विद्रोह का, तो 10 मई 1857 का विद्रोह
मेरठ से शुरू हुआ था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको याद रखिएगा कि विभिन्न प्रांतों से लोग इस विद्रोह में नेतृत्व किए थे। बिहार से कुंवर सिंह किए थे, लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल किए थे, कानपुर से नाना साहब किए थे। तो ये सब याद रखिएगा। झांसी से झांसी की रानी की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो दिल्ली दरबार जब 1911 में लगा था, उस समय दिल्ली की आधारशिला जॉर्ज पंचम के द्वारा रखा गया था। 1911 में जॉर्ज पंचम जो है वह दिल्ली आए थे, तो उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। भारत में टोटल 3 बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितना बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहला दिल्ली दरबार आपका 1877 में हुआ था, दूसरा आपका 1903 में हुआ था और तीसरा 1911 में हुआ था। यह जो 1911 का दिल्ली दरबार था, इसी में जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें लॉर्ड इरविन की बात करें तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूक्लियर फ्यूल्स कॉम्प्लेक्स डैश में स्थित है। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है वह हैदराबाद में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और हैदराबाद में इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की। कल्पक्कम आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में है, तो इसको भी याद रखिएगा। नरौरा यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है, रावतभट्टा राजस्थान में है, कुंडलकुलम आपका तमिलनाडु में है, तो ये सब याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा 1943 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कराची में हुआ था, उसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिए थे, तो इसको याद रखिएगा। करो और मरो की नारा महात्मा गांधी के द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया था। फूट डालो और शासन करो। जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इनकलाब भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो बहुत सारे नारे भी कभी कभी पूछते हैं। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? तो स्वेज नहर जो है वह मिस्र में है। यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो इसको भी याद रखिएगा। स्वेज नहर मिस्र में। मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है। हाल ही में मिस्र को मलेरिया से स्वतंत्र देश घोषित किया गया है WHO के द्वारा। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये 2020 का है, तो उस समय राजीव कुमार थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और इसके नीति आयोग के CEO अभी SS सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, योजना आयोग के स्थान पर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र जब भारत हुआ 1947 में, तो उसके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और अंतिम वायसराय थे। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी राजागोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
4 नाम दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी एक तरह से संगत है और एक असंगत है, उनका पहचान करना है। तो चंद्रशेखर सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी ये सब प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल संबंधित इनसे नहीं है। तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3 और H8 होता है। प्रोपेन एथेन ग्रुप का है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा कि 2 गुना से 2 ज्यादा होता है। जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा रहता है। एथेन की अगर हम लोग बात कर ले तो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। तो एल्केन समूह का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो जितना यहाँ कार्बन होगा उससे 2 गुना और 2 ज्यादा होगा। तो ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा 2 गुना से 2 ज्यादा। और एल्कीन जो होता है उसका फॉर्मूला CnH2n होता है। जितना आपका कार्बन की संख्या रहेगा उससे 2 गुना हाइड्रोजन की संख्या रहेगा। और एल्काइन ग्रुप जो होता है उसका फॉर्मूला CnH2n और -2 होता है। जितना कार्बन की संख्या रहेगा उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या रहेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। तो सुंदरवन, सुंदरवन का जो डेल्टा है वह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अगर यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सुंदरवन के डेल्टा को 1987 में, याद रखिएगा, यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को में भारत के टोटल अभी 43 जो स्थल है वह शामिल है। 43वां स्थल जो है वह मोइदुम है जो असम के है। अहोम राजवंश का टीला है यह, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें जो 43 है इसमें 35 हमारा 35 + 7 + 1 है, तो इसको याद रखिएगा। 35 से 7 42 है और एक 43, एक मिश्रित है। 35 आपका प्राकृतिक है और 7 आपका प्राकृतिक है। 35 जो हम लोगों का है वह जिसको हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियल के तौर पे गिनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा मस्तिष्क जो है वह उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, उसे हम लोग पिच कहते हैं। ध्वनि जो है वह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, जबकि वायु में ध्वनि की चाल 332, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जल में 1453 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है और ठोसों में सबसे अधिक इस्पात में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 21 से 30 अगस्त 2019 तक 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो यह जयपुर में किया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें कि 2023 में जो एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ था वह भारत में हुआ था और यह नोएडा में हुआ था। तो नोएडा का एक स्टेडियम है, इंडो स्टेडियम। तो नोएडा के इंडोर स्टेडियम में हुआ था और भारत में पहली बार एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियंस हुआ है। यह 20वां संस्करण था और इसमें टोटल 10 देश शामिल था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2000 के नोट जो बैंक नोट होता है
कि बीमाएं क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना के अनुपात में होता है। तो 2000 का जो नोट है उसका जो बीमा है वह 66 mm गुने 166 mm है। 500 की अगर नोट की बीमा की बात करें तो यह 66 गुने 142 mm होता है। 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र होता है। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र होता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में डैश की ओकोंजी अकांजो-इलिबिला को डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो ओकोंजी अकांजो-इवोला जो हैं वह नाइजीरिया के रहने वाले हैं, जिनको 2021 में डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया था। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी, डेट जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। डब्ल्यूटीओ का पूर्व नाम गेट था। गेट के स्थान पे ही यह डब्ल्यूटीओ बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कोरम को गणपूर्ति भी कहा जाता है। तो राज्यसभा में देखिए 10% जितना इसका सीट है उसका 10% का होना जरूरी है। तो अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल 250 है, तो इसका 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो 10% के लिए 100, 0 से 0, E0 से E0 खत्म हो गया, तो कितना आया दोस्तों? 25। इसी को हम लोग या तो एग्जाम में 10% देता है या 1/10 देता है। 10% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 10 बटा में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 होगा। तो इसी को 1/10 या 10% या 25%, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, गणपूर्ति के लिए 1/10 का होना जरूरी है। तो संख्या में अगर लोकसभा के पूछे तो लोकसभा के सदस्य की आवश्यकता 55 होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है सर, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो पौधों में फ्लोएम जो होता है यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जल पहुंचाने का काम जाइलम द्वारा किया जाता है। जाइलम और फ्लोएम 2 संवहनीय उत्तक है और यह जटिल उत्तक है। फ्लोएम जो है वह पृथ्वी से यानी धरती से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके पौधे के संपूर्ण भागों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है वह पत्ती में बने हुए भोज्य पदार्थ को, खाना को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? तो पेज लेआउट में जो अतिरिक्त मार्जिन छोड़ा जाता है दोस्तों उसे गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि पेज लेआउट के जो क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मार्जिन छोड़ा जाता है दोस्तों, ऐसे मार्जिन रहता है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप खोलिएगा तो पता चलेगा आपको नोटपैड में, तो उसे गटर मार्जिन कहते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है? तो ओपेक जो है दोस्तों वह कांगो गणराज्य ओपेक का सदस्य है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, तो इसको भी याद रखिए।
बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसे गटर मार्जिन कहते हैं, कांगो गणराज रिपीटेड है दोस्तों। भ्रंश समतल फॉल्ट प्लेन के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के जो खिसकने से भूकंप आता है उसे टेक्टोनिक एडपार्क्स कहते हैं, जिसे विवर्तनिक भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूकंप की जो तीव्रता है उसे रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ में मापते हैं। रिएक्टर स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का खोज किया गया था दोस्तों। तो ये हमारा एसिड बेस के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो रिएक्टर स्केल होता है उसमें 1 से 10 तक आपका स्केल रहता है। एक जिसका तीव्रता रहता है उस भूकंप को सबसे कम क्षति का भूकंप माना जाता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 10 होती है उसे सबसे भयानक भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी। सार्क के अगर सदस्य देशों की बात करें तो इसके संस्थापक सदस्य देश मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश था। वर्तमान में सार्क के सदस्य मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश है। अफगानिस्तान जो है दोस्तों वह सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं था, वर्तमान में इसके सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो जीवन का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सभी सेट को आप देखते रहिए, अधिकांशतः क्वेश्चन इससे रिपीट होते होते याद हो जाएगा। भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडाई संविधान से भारत के संविधान में अर्धसंघीय रूप लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। तो बहुत सारे देशों से भारतीय संविधान में स्रोतों को लिया गया है। 2019 में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश मार्क 1S का सफल परीक्षण किया है। आकाश मार्क 1S जो है वह किस प्रकार की मिसाइल है? तो आकाश जो हमारा मार्क 1 मिसाइल है वह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो इसको भी याद रखिएगा। सतह से हवा में कुछ मिसाइल है जिसको याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी कैसा मिसाइल है, तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग क्या है दोस्तों? तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। अब बहुत बार पूछा जाता है कि नाग किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये सब मिसाइल को याद रखिएगा, पूछ देता है कौन सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था?
तो इंडिया गेट का निर्माण करवाया था एडविन लुटियंस के द्वारा। गोलकुंडा का पोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टैटिक जीके में आ जाता है ये सब। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर के बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो उसको याद रखिएगा कि किसी भी कंप्यूटर की बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ट्रांसलेटर जो होता है दोस्तों, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति की खोज केपलर के द्वारा किया गया था। न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे, गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc² दिया गया था। ये बहुत फेमस है दोस्तों फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबानी होगी? तो पैराग्राफ की अगर फॉर्मेटिंग को हटाना है तो कंट्रोल प्रेस Q, शिफ्ट की का यूज करके हम लोग इसको हटा सकते हैं। ये शॉर्टकट की है दोस्तों, जैसे F5 से रिफ्रेश करते हैं, तो ये सब शॉर्टकट है। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में हुआ था। यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसे वापस लेने का निर्णय लिया था। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने बोले थे कि इसे हिमालय जैसा भूल बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस डॉक्यूमेंट्री ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये तो उस समय का करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। द पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस यह जीता था। 2023 का जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए ऑस्कर पुरस्कार द एलिफेंट विस्पर जीता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत सन 1927 में हुआ था और पहली बार ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया गया था। तो ये सबको याद रखिएगा। तो आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो गया दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और सेट अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कीजिएगा, ताकि हम सभी को इसी से फायदा हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।